नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी की विगत परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज इस वीडियो में वर्ष 2016 में जो सीजीपीएससी वन विभाग का जो परीक्षा हुआ था सीजी फॉरेस्ट का, तो उससे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जो भी प्रश्न पूछे गए थे मैंने उनको इस वीडियो में शामिल किया है। टोटल मैंने 52 क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी कोशिश करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिया है, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी सिंचाई परियोजना है उसके संदर्भ में बोल रहा है कि कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना ये क्या होता है, मतलब कि कोई जो परियोजना है, मान लो कहीं पर कोई बांध बना हुआ है किसी नदी पर, तो उसको किस स्थिति में बहुउद्देशीय योजना या बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाएगा। मतलब देखो क्या है कि अगर कोई एक बांध है और उसका जो है बहुत अलग अलग तरीके से उससे फायदा उठाया जा रहा है, मतलब कि वहां से जो है आप सिंचाई भी किया जा रहा है, जल विद्युत प्राप्त किया जा रहा है, पर्यटन के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, मत्स्य पालन और पानी संबंधी जो भी दूसरी चीज़ें हैं वो सारा कुछ उसमें किया जा रहा है। मतलब कि वो किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं तैयार किया गया है, वहाँ पर बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो इस टाइप के परियोजनाओं को ही बहुउद्देशीय योजना अथवा बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना है ना, कहाँ पर है ये? कोरबा जिले में है और हसदो नदी पर स्थापित है। तो ये जो परियोजना है मिनी माता बांगो परियोजना, तो ये जो है अपना बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ पर सिंचाई के लिए भी इसके पानी को प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से जल विद्युत भी उत्पादित किया जाता है। 120 मेगावाट यहाँ से जल विद्युत उत्पादन होता है। इसके अलावा और भी दूसरी तरह तमाम चीज़ें यहाँ पर होती है। तो ये आपका बहुउद्देशीय परियोजना कोरबा जिले में है, ध्यान रखेंगे। वहीं जो राजीव गांधी परियोजना है, जिसको कि खुड़िया बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये मनियारी नदी पर है, लोरमी जिला मुंगेली, ध्यान रखेंगे मनियारी नदी में है, मुंगेली जिला में राजीव गांधी परियोजना, इसको खुड़िया डैम भी बोला जाता है। वहीं तीसरा जो संजय गांधी परियोजना है, ये अपना जो खूंटा घाट बांध के नाम से इसको जाना जाता है। संजय गांधी परियोजना को खूंटा घाट बांध, और ये खारंग नदी में है। खारंग नदी जो कि अरपा नदी की सहायक नदी है, ये ना बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र में स्थापित है ये वाली परियोजना। और उसके बाद जो तांदुला परियोजना है, ये बालोद जिले में है और हमारे छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना इसको माना जाता है। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। अगला देखते हैं हम लोग, वन क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है। मतलब कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो देखो, प्रथम में आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे में हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि में तीसरा स्थान है। ये कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर है ना टोटल वन क्षेत्रफल। तो तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश पहले और दूसरे स्थान पर हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्यों के विषय में है क्वेश्चन। देखो, बस इतना ही पूछा था, मतलब कि क्वेश्चन जैसा लिखा था प्रश्न पत्र में मैंने बिल्कुल वैसे ही लिया है। तो बस इतना ही लिखा था, पंचायत समिति के सदस्य। उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिए थे, वैसे 5 दिए हुए थे, उस समय 5 पूछा जाता था। तो पहला बोल रहा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, क्या वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? ग्राम पंचायत में जो विभिन्न समितियों का गठन होता है ना, उसके फिर सदस्य होते हैं। तो क्या इन समिति के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है? नहीं होता है ना, तो ये वाला आपका गलत होगा। अगला दिया है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होंगे? पंच, ये लोग होंगे ना ग्राम पंचायत के सदस्य, जिसको कि जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं अर्थात पंच वगैरह, तो ये लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से इन समितियों के सदस्यों को चुनते हैं। तो यही आपका आंसर है। अगला जो दिया है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर दलीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, नहीं, ये भी नहीं होता है। तो कौन चुनता है?
पंचायत के सदस्य, जो कि जिसको जनता चुनती है पंचायत के सदस्यों को, और वो लोग फिर अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो कब ये बना था दुर्ग जिला से राजनांदगांव को अलग करके? तो 1973 में। कब? 1973 में। 1948 से देखो, 1 जनवरी सन 1948 में हमारे छत्तीसगढ़ के जो 14 देशी रियासत थे उनका भारत संघ में विलय हुआ था। और 1967 में क्या हुआ था? तो जो रायपुर है उसको नगर निगम का दर्जा दिया गया था। 1971 में क्या हुआ था? ये अपना जो बांग्लादेश वो अस्तित्व में आया था ना, भले ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नहीं है बट एक आ गया, तो आप लोग ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा। तो 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया, पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ था इसी समय। अच्छा हाँ, बांग्लादेश आ गया है ना, तो क्या था कि जब बांग्लादेश, चूंकि पहले पाकिस्तान का अंग हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था ना बांग्लादेश को, आज के बांग्लादेश को, तो जो पूर्वी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की गुलामी से आज़ाद होना चाहता था। तो काफ़ी जो है चला स्वतंत्रता आंदोलन वहाँ पर। और 1971 में बहुत सारे जो रिफ्यूजी हैं, मतलब बांग्लादेशी, वो लोग भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए, और हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक स्थान में इन बांग्लादेशी शरणार्थियों को स्थान दिया गया। तो वो कौन सा स्थान है? ये शायद अंतागढ़ है ना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक आपको क्वेश्चन मिल गया, ये शायद अंतागढ़ ही होना चाहिए, अंतागढ़ या फिर कांकेर में ही कोई स्थान है, मेरे ख्याल से अंतागढ़। तो ये आप लोग मुझे बताइएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को आने वाले सभी फाइलें किसके माध्यम से आनी आवश्यक है? देखिए क्या बोल रहा है कि राज्य सचिवालय, राज्य का एक सचिवालय होता है, तो राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को आने वाले सभी फाइलें किसके माध्यम से आनी आवश्यक है? मतलब कि जो मंत्रिमंडल है उसके पास जो भी फाइलें जाएंगी वो किसके माध्यम से जाएगी, किस अधिकारी के माध्यम से? तो ये आपके मुख्य सचिव के माध्यम से जाएगी, ध्यान रखेंगे। मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो देखो वैदिक काल बोल रहा है, तो जो दक्षिण कोसल है ये तो भाई रामायण काल में बोला जाता था। कोसल ये अपने गुप्त काल में कोसल नाम से जाना जाता था। चेदीसगढ़ ये तो अपने जो हीरालाल काव्योपाध्याय जी हैं उनका कहना है कि महाभारत काल में इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ कहा जाता रहा होगा, ऐसा हीरालाल काव्योपाध्याय ने बोला है। लेकिन वैदिक काल में हमारे छत्तीसगढ़ के विषय में वैदिक आर्यों को कोई भी ज्ञान नहीं था। हाँ, इतना वैदिक जो उस समय का जो ग्रंथ है मतलब ऋग्वेद, उसमें ये जानकारी मिलती है कि जो इस तरफ का जो क्षेत्र है ये क्या कहते हैं, मृगों के लिए, मतलब कि मोर जो है ना उसके लिए प्रसिद्ध है, इस टाइप से कुछ लिखा गया है। वो जो है इस तरफ के विषय में नहीं जानते थे, मतलब इस तरफ कोई क्षेत्र है इसका ज्ञान था लेकिन इधर वो आए नहीं थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वैदिक आर्य हैं वो छत्तीसगढ़ से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। तो जो कलचुरी हैं जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किया रतनपुर से, रायपुर से, तो इनके शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्र पर आधारित थी, मतलब कि राजा का शासन। तो ऐसा था ना, बिल्कुल सही है ये। दूसरा बोल रहा है, राजा की सहायता के लिए अमात्य होते थे। अमात्य मतलब मंत्री। तो ये भी बिल्कुल सही है भैया, पर राजा अकेला तो शासन नहीं कर पाएगा ना। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, समुद्रगुप्त हो, या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो, अकबर हो, कोई भी बड़े बड़े शासक, वो भी तो अकेले शासन नहीं करते थे ना, उनके भी बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, अमात्य होते थे। तीसरा बोल रहा है, संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। गढ़ एक प्रकार का ना आप बोल सकते हो प्रांत, मतलब कि पूरा जो छत्तीसगढ़ है जहाँ भी कलचुरियों का अधिकार था, तो उसको ये लोग छत्तीसगढ़ों में बांट रखे थे। तो ये जो छत्तीसगढ़ है एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो उनका राज्य, प्रांत या जिला, ऐसे आप समझ सकते हो। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2, 3, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 1935 में रायपुर में आयोजित प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन में कौन से राष्ट्रीय नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो कब बोल रहा है? 1935 में रायपुर में
शिक्षक मतलब रायपुर में जो है प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें कोई राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता आमंत्रित किया हुआ था, आया हुआ था। तो कौन था वो नेता? तो देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, ये कुछ वर्ष पहले यहाँ आए थे, मतलब 1935 से थोड़ा पहले। लेकिन ये जो शिक्षक सम्मेलन हुआ था इसमें ये शामिल नहीं हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये लगभग 1940 में आए थे शायद, और रायपुर का जो कांग्रेस भवन है उनको इन्होंने उद्घाटन किया था। वहीं बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो भाई यही आए थे इस प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। कब? 1935 में। और ये जो वीवी गिरी है ना, ये हमारे यहाँ जब ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में प्रथम मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था ना राजनांद गांव में, जो बीएनसी मिल था ना, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, तो उस टाइम पर ये आए हुए थे वीवी गिरी। मतलब ये चारों नेता आए हुए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये शिक्षक सम्मेलन में शामिल होने के लिए 1935 में छत्तीसगढ़ आए थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जिन भी राष्ट्रीय नेताओं का आगमन हुआ है उनके बारे में आपको जानकारी होनी है कि वो कब आए थे, किस उद्देश्य से आए हुए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह का कारण क्या था? कंडेल नहर सत्याग्रह जो कि 1920 में हुआ था, और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी कहां चले गए थे? कलकत्ता महात्मा गांधी जी को लेने। और महात्मा गांधी जी के आगमन की सूचना पाकर के अंग्रेजों ने जो ग्रामीणों के ऊपर उन्होंने जो भी आरोप लगाया हुआ था अंग्रेजों ने, उसको वापस ले लिया था। मतलब कि महात्मा गांधी जी का नाम सुनते ही अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी। तो इस सत्याग्रह का कारण क्या था, मतलब क्यों ये हुआ था? पहला बोल रहा है नहर कर लगाना। देखो क्या था कि नहर तो बनाया गया था, कंडेल नहर सत्याग्रह बोला जाता है ना इसको, तो नहर से तो जुड़ा हुआ था, लेकिन नहर कर लगाना ये आंदोलन का कारण नहीं था, सत्याग्रह का कारण नहीं था। भूमि कर में वृद्धि, भूमि कर बढ़ाया गया था, मतलब जो अंग्रेज थे वो काफ़ी ज़्यादा ही लेते थे, लेकिन इस समय एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया गया था, तो ये भी कारण नहीं था। उस बाद बोल रहा है बिना अनुमति नहर के उपयोग पर जुर्माना। हाँ, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं, जंगल कानून के विरुद्ध। नहीं, जंगल कानून के विरुद्ध तो ये शुरू नहीं हुआ था। देखो क्या था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने ना कंडेल क्षेत्र में नहर का निर्माण करवाया, और जो ग्रामीण थे उन्होंने बोला भाई हमको पानी की आवश्यकता नहीं है। अब जो है, जो भी व्यक्ति उस नहर से पानी का उपयोग करेगा उसको नहर कर देना पड़ेगा। तो ये नहर कर लगाया गया था, ये बिल्कुल सही है, नहर कर लगाया गया था। जो भी व्यक्ति पानी यूज करेगा नहर से उसको नहर कर देना पड़ेगा। लेकिन जो कंडेल गांव के जो निवासी थे उन्होंने बोला कि भाई हमको अभी पानी की आवश्यकता नहीं है, तो वो जो है पानी यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को जो है मतलब एक उंगली करने की आदत थी कि किसी तरह से इनको परेशान किया जाए। तो अंग्रेज क्या करते हैं, एक दिन चुपके से जो कंडेल नहर है ना उसका पानी कंडेल जो गांव था ना वहां के खेतों में छोड़ दिया जाता है, और दूसरे दिन अंग्रेज गांव पर आकर आरोप लगाते हैं कि भाई तुम लोगों ने पानी चोरी किया है, ठीक है हमको बिना बताए तुम लोगों ने पानी लिया है, तो तुम जो है उसका पैसा पटा दो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस टाइप से बोलते हैं। और इनके ऊपर जो है बिना अनुमति नहर के उपयोग पर जुर्माना लगा दिया जाता है कि भाई तुमने जो है हमसे पूछे बगैर पानी लिया है तो तुमको इसको जुर्माना देना पड़ेगा, जुर्माना दो, खत्म काम, तुमको हम लोग छोड़ देंगे, इस टाइप से। तो कारण क्या था? बिना अनुमति नहर के उपयोग पर जुर्माना लगा दिया गया था। इन्होंने पानी यूज नहीं किया था, अंग्रेजों ने खुद छोड़ दिया था। और बाद में महात्मा गांधी जी जब आना हुआ ना छत्तीसगढ़ में, तो उनके आने से पहले ही अंग्रेजों ने ये आरोप वापस ले लिया। ध्यान रखेंगे इस चीज को। बाकी नहर कर लगाया गया था, ध्यान रखेंगे, लेकिन जो कंडेल गांव के लोग थे उन्होंने नहर का पानी यूज ही नहीं किया, तो उनके ऊपर नहर कर लगता ही नहीं था, और अंग्रेजों ने जानबूझ करके ये चीज किया था। अगला हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा एक राजिम का प्राचीन नाम नहीं था? तो राजिम, जहां पर राजीव लोचन मंदिर है, किसने बनवाया था? नलवंशीय शासक विलास तुंग ने बनवाया था। तो राजीव जो राजिम है इसका प्राचीन समय में एक कौन सा नाम नहीं था? तो देखो कमल क्षेत्र इसको बोला जाता था, पद्मपुर भी बोला जाता था, देवपुर भी बोला जाता था, लेकिन राजपुर नहीं बोला जाता था। ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासक रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित थे। तो रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित, देखो इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि निम्न कौन से शासक काकतीय वंश के हैं, कौन से शासक पांडु वंश के हैं, कौन से शासक सरबपुरीय वंश के हैं, इस टाइप से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और जो कलचुरी हैं उनको रायपुर रतनपुर के हिसाब से याद रखेंगे। तो जो चामुंड सिंह हैं ये रायपुर के थे, चामुंड सिंह
कहाँ के थे, रायपुर शाखा के थे। मोहन सिंह ये आपके रतनपुर से थे। उपेंद्र सिंह ये भी रायपुर से थे। अमर सिंह ये भी रायपुर से थे। अमर सिंह जो कि रायपुर शाखा के अंतिम कलचुरी शासक थे। तो ये जो है रतनपुर शाखा के थे, तो यही आपका आंसर होगा, मोहन सिंह जो कि रतनपुर के कलचुरी शाखा का अंतिम शासक हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4, ये हो जाएगा ना 1 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व आय प्राप्त होती है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना लगभग हर पेपर में पूछा गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को जो भी टोटल जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें सबसे ज्यादा राजस्व किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है खनिजों का नाम दिया हुआ है, तो जो कोयला है इससे सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। इसी का एक और दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा राजस्व किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो उसमें आपको ऑप्शन देगा सेवा क्षेत्र, विनिमय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। तो वहां आपका क्या आंसर हो जाएगा, उद्योग, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि किस जिले से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो वो है कोरबा जिला। कोरबा जिला जहां से कोयला का उत्खनन होता है, तो उससे जो है काफी राजस्व प्राप्त होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जिसको घुमा घुमा करके अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए। देखो कथन बहुत पढ़वाता है सीजीपीएससी, तो पढ़ लेते हैं कथन। तो क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। जी हाँ, जो महिपत राव है ना उसको भेजा जाता है यहाँ का सूबेदार बना करके, लेकिन जो आनंदीबाई है वो भी उस समय में जो शासन की बागडोर है अपने हाथ में ले रखी थी। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की थी। हाँ, ये भी सही है। इन्होंने जो विट्ठल राव दिनकर था, इसने क्या किया था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी खालसा क्षेत्र थे जहां पर मराठों का प्रत्यक्ष शासन था, उसको 27 परगनों में विभाजित कर दिया था। और परगने का प्रमुख कौन होता था, कमाविसदार। तो ये भी सही है। तीसरा है सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का ने लूट की थी। मतलब जो पिंडारी है ना, जो मैंने पिंडारियों पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभिक कुछ दशकों में मध्य भारत में हाहाकार मचा रखा था। तो ये लोग जो है ना पिंडारी हमारे छत्तीसगढ़ में भी अटैक करते थे, और स्पेशली किसके टाइम पर, तो सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय। तो ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 आपका उत्तर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स आपका यहां सही हो जाएगा 1 2 3। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी जो है 2016 के फॉरेस्ट वाला एग्जाम में पूछा गया था, मतलब सभी क्वेश्चन वहीं से लिया है मैंने। तो देखिए दंतेवाड़ा में तो बैलाडीला, किरंदुल ये सब है ना, बैलाडीला, किरंदुल, बचेली जो कि उत्तम किस्म के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से मिलता है। उसके बाद राजनांदगांव, यहाँ पर भी लोहे के क्या कहते हैं प्राप्त हुआ है। उसके बाद ये जो आपका जो बस्तर है इसमें भी प्राप्त होता है, ये बोला गया है। वो जो पेपर हुआ था ना, आंसर लिया है कोरबा को कि कोरबा से नहीं मिलता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि बस्तर में कहाँ पर मिलता है, क्योंकि जो दंतेवाड़ा है और दंतेवाड़ा हो गया, नारायणपुर हो गया, कांकेर हो गया, यहाँ से तो लौह अयस्क के भंडारों के विषय में जानकारी प्राप्त है, लेकिन बस्तर का पता नहीं। लेकिन आंसर में इसने जो है यही लिया है, तो इसको आप लोग देखेंगे कोरबा इसमें आंसर लिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केलो परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। तो केलो परियोजना जो कि कहां पर है, केलो नदी पर है, और इस केलो परियोजना को स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो इस परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे ये आप लोगों को बताना है। तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। देखो जो केलो नदी है ना, वो रायगढ़ नगर के निकट से होकर के प्रवाहित होती है, मतलब कि जो रायगढ़ नगर है वो केलो नदी के तट पर बसा हुआ है, और ये दोनों जिला जांजगीर चांपा और रायगढ़ दोनों जो है केलो परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर बटालियन की स्थापना किसने की है। बस्तर बटालियन जो कि बस्तर क्षेत्र में स्थापित की गई है स्पेशली नक्सलियों से लड़ने के लिए, तो इसकी स्थापना किसने की है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है कि केंद्र सरकार ने, कि बस्तर जिला प्रशासन द्वारा, कि केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से। तो देखो ये जो बटालियन है ना, बस्तर बटालियन, ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई है। ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार मतलब ये आपका क्या कहेंगे, केंद्रीय जो सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय सेना है, ये
केंद्र की सेना है। तो ध्यान रखें कि केंद्रीय सरकार द्वारा बस्तर बटालियन की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? तो कौन है छत्तीसगढ़ी गीतकार? तो देखो, श्रीकांत वर्मा वो एक कवि हैं, और ये जो है ना लक्ष्मण मस्तूरिया, ये छत्तीसगढ़ी गीतकार हैं। ध्यान रखेंगे, पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची किस अंग में पहनते हैं? तो पहुंची कोई आभूषण है, तो ये कहाँ पहना जाता है? तो बाजू में। बाजू मतलब जो बाह है ना, वहाँ पहना जाता है इसको, पहुंची को। अगर बाजू के स्थान पर हाथ दे देता है तब भी इसका राइट आंसर है। अगर बाजू नहीं होता है, इसके स्थान पर हाथ दे देता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो बाह है वो तो भाई हाथ का ही हिस्सा है ना। बाकी कलाई स्पेशल बोला है, कलाई में क्या पहनेंगे? चूड़ी वगैरह पहनेंगे, तो ये बाजू में पहना जाता है पहुंची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंथी गीत किस समाज में गाते हैं? तो पंथी गीत कहाँ गाया जाता है? सतनामी समाज में गाया जाता है, सतनामी बंधुओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन है? तो पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि हैं आपके मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान भरना है आपको। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी में कोई कहावत दिया हुआ है, जब आइस बादर खालिस्तान सूरज मुँह तोपिस फरिया। सूरज मुँह तोपिस फरिया, तो इसको बोलेंगे कि जब आइस बादर, मतलब कि जब बादल आए, जब बादल आए उसके बाद खालिस्तान, सूरज मुँह तोपिस फरिया। सूरज मतलब सूरज, मुँह मतलब मुख, तोपिस मतलब क्या? तोपना। इसको जो है ना मैं समझ नहीं पाया, सच बताऊं तो। इसका आंसर वैसे है करिया। करिया, करिया मतलब काला। जब आइस बादल करिया, यहाँ पर करिया आएगा, मतलब कि जब काले बादल आए, सूरज ने मुँह तोपिस फरिया, मतलब इसको क्या बोलेंगे? वैसे बादल काले होते हैं, तो काले बादल जब आते हैं तो बारिश वारिश होता है ना, शायद उससे कुछ रिलेट होगा। आप लोग मुझको इसको कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसका आंसर करिया है, करिया मतलब काला। तो इसका अगर किसी को पूरा अर्थ अगर पता होगा इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का, तो आप लोग बताइएगा कि जब आइस बादल करिया, सूरज मुँह तोपिस फरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर ब्लंट ने 1795 में छत्तीसगढ़ का उल्लेख कहाँ किया था? तो देखो, मिस्टर ब्लंट, इसने 1795 में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। मिस्टर ब्लंट ने, विट्ठल राव दिनकर इस समय छत्तीसगढ़ के सूबेदार थे, तो उसी समय ये जो ब्लंट है छत्तीसगढ़ आया हुआ था, और इसने जो है छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा भी है। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बोला है इस क्षेत्र को। तो कहां पर इसने लिखा है? रायपुर गजेटियर में, बिलासपुर गजेटियर, नागपुर गजेटियर की बंगाल गजेटियर? तो इसने बिलासपुर गजेटियर 1795 में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नाम से संबोधित किया है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? खुरसेल घाटी, ये जो खुरसेल घाटी है ना, उत्तम किस्म के सागौन वृक्ष के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, और यहाँ पर एक जलप्रपात भी है जिसको खुरसेल जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये नारायणपुर जिले में है, खुरसेल घाटी। अगला क्वेश्चन है, राउत नृत्य में क्या गाते हैं? राउत नृत्य जो कि अपने जो राउत बंधु हैं, मतलब कि जो यादव बंधु हैं, उनके द्वारा ये राउत नृत्य किया जाता है, और इसमें गीत भी गाते हैं, मतलब गाया भी जाता है। क्या गाते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो सोरठा, भजन, चौपाई, दोहा, तो इनके द्वारा दोहा गाया जाता है। दोहा पढ़ते हैं ना ये लोग, तो दोहा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? तो नड्डापल्ली गुफा, देखो नाम बड़ा खतरनाक टाइप का है, नड्डापल्ली, तो ये कहां पर है? बीजापुर जिले में है नड्डापल्ली गुफा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, ये पर्यटन है, माफी चाहूंगा यहाँ पर अ हो गया है, क्योंकि अ के नीचे ही ट होता है ना, तो शायद वो शिफ्ट नहीं दब पाया होगा। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? तो ये आपका मेरे ख्याल से 2002 में स्थापित हुआ था ना, 2002 में स्थापित हुआ था छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन। 2002 होना है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, बट ये 2002 ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी गायन का कथानक क्या है? पंडवानी गायन, पंडवानी जिसमें तीजन बाई जी, पंडवानी को पूरी दुनिया में उन्होंने फेमस कर दिया था, तो इसका कथानक क्या है? तो कथानक क्या है? महाभारत। महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है पंडवानी, जिसका नायक भीम होता है, और सबल सिंह चौहान जी के जो
दोहे हैं उसको यहाँ पर पढ़ा जाता है। सबल सिंह चौहान जी ने जो लिखा है ना उसी को पंडवानी में पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशलानंद काव्य के रचयिता कौन है? कोशलानंद, तो कोशलानंद कोई मतलब रचना है, उसके रचनाकार का नाम आप लोगों को बताना है। तो गंगाधर मिश्र, इनकी रचना है कोशलानंद काव्य, कोशलानंद काव्य। वही बाबू रेवाराम, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के एक साहित्यकार हैं, इन्होंने भी काफी कुछ लिखा है। गोपाल मिश्र जिनकी खूब तमाशा, माखन मिश्र, ये गोपाल मिश्र के बेटे हैं माखन मिश्र। हाँ, तो गोपाल मिश्र माखन मिश्र ये दोनों कहाँ से संबंधित हैं? रतनपुर से। तो कोशलानंद काव्य गंगाधर मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है रायगढ़ घराना के नर्तक कौन नहीं है? देखो जो रायगढ़ घराना है जो कि कथक के लिए बड़ा जाना जाता है, महाराजा चक्रधर सिंह उन्होंने जो है अपने राज्य में कथक को काफी प्रोत्साहन दिया और उन्हीं के कारण कथक जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा फेमस हो गया और रायगढ़ कथक के लिए जाना जाता है। कथक के चौथे घराने के रूप में रायगढ़ को पहचाना जाता है। तो कौन रायगढ़ घराना का नर्तक नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो जो कल्याण दास जी हैं, फिरतू महाराज जी हैं, कार्तिक राम जी हैं, ये सब तो अपने रायगढ़ घराने के हैं, लेकिन जो पंडित बिरजू महाराज है ना, ये रायगढ़ घराने के नहीं है। ये कहाँ के हैं? लखनऊ घराने के। देखो हमारे भारत में ना रायगढ़ के साथ 4 कथक घराने हैं। एक तो जयपुर, राजस्थान में जयपुर घराना, उसके बाद लखनऊ घराना जहां से पंडित बिरजू महाराज हैं, उसके बाद बनारस घराना 3, और चौथा है हमारा रायगढ़ घराना। तो ध्यान रखेंगे, इस चीज को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ताला गांव में खुदाई से किसकी प्रतिमा होना था? ये शायद हाँ किसकी, एक मिनट, किसकी है? अच्छा, तालागांव में खुदाई से मिली प्रतिमा किसकी है? माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा अलग पढ़ रहा था। तो तालागांव में खुदाई से मिली प्रतिमा किसकी है? तो तालागांव में खुदाई से, उत्खनन से कोई प्रतिमा मिली है, तो वो प्रतिमा किसकी है? रुद्र शिव जी की है। रुद्र शिव मतलब शिव भगवान का एक रूप है रुद्र शिव, मतलब जो उसमें थोड़ा सा वो क्रोधित होते हैं। तो ये वाली प्रतिमा किनकी है? रुद्र शिव की। अगला क्वेश्चन है आनंदी बाई छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में किन मराठा शासकों की समकालीन थी? तो देखो जो आनंदी बाई थी वो किन मराठा शासकों की समकालीन थी? देखिए क्या था कि बिंबाजी की डेथ हो जाती है, तो बिंबाजी के समय में भी आनंदी बाई थी, बिंबाजी महाराज के समय। उसके बाद बिंबाजी महाराज की जैसे डेथ हो जाती है ना, बिंबाजी महाराज की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, चिमना जी, इनको छत्तीसगढ़ का क्षेत्र दिया जाता है, लेकिन ये भी जो है बहुत ही जल्दी इनकी भी शायद मृत्यु हो गई थी। फिर ब्योंको जी को छत्तीसगढ़ का मराठा शासक बना दिया जाता है। तो इन तीनों के समय आनंदी बाई थी, लेकिन जो रघुजी है ना, रघुजी भोसले, वो तो भाई बहुत बाद में आए ना, अंग्रेजों के नियंत्रण में ये शासक बने थे, तो ये तो बहुत बाद में आए। तो बिंबा जी, चिमना जी और ब्योंको जी, इन तीनों की समकालीन थी आनंदी बाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है 1741 में मराठों के रतनपुर में आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? तो 1741 में हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों ने आक्रमण किया था। किन मराठों ने आक्रमण किया था? तो नागपुर के भोसले शासकों ने, नागपुर के भोसले शासकों ने। और कौन सा मराठा सेनापति आक्रमण किया था? तो भास्कर पंत, ध्यान रखेंगे, भास्कर पंत। तो इस समय 1741 में रतनपुर का शासक कौन था? तो रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह ये जो है रतनपुर का शासक था। और इसके बाद फिर शासक होता है मोहन सिंह। मोहन सिंह रतनपुर के कलचुरी शाखा का अंतिम कलचुरी शासक था। और अमर सिंह जो है रायपुर के कलचुरी शाखा का अंतिम शासक था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। और राज सिंह ये रतनपुर का शासक था, रतनपुर का कलचुरी शासक। इसी के दरबार में कवि गोपाल मिश्र रहा करते थे। तो 1741 में रघुनाथ सिंह रतनपुर का शासक था जब भास्कर पंत ने आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है नथिया नवागांव पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? ये नथिया नहीं, नाथिया है, न में आ की मात्रा लग जाएगा। तो नाथिया नवागांव पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये बड़ा ही ना फेमस जगह है। यहाँ पर मंदिर है, तालाब है, गार्डन है, मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ पर ना छत्तीसगढ़ी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। और आसपास के जो लोग हैं, मतलब दूर दूर से भी यहाँ आते हैं लोग। तो ये कांकेर जिले में है। कांकेर जो सिटी है ना, वहां से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित होगा। अगर कभी आप लोग वहां जाते हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा, बड़ा ही खूबसूरत जगह है। तो कहां पर है? नाथिया नवागांव पर्यटन स्थल कांकेर जिले में है। अगला हम लोग देखते हैं गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? ये भी कांकेर जिले में है। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है गड़िया पहाड़। और यहाँ पर महोत्सव का भी आयोजन होता है, गड़िया महोत्सव। आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन वृत्त हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन वृत्त हैं? टोटल 6 वन वृत्त हैं। ध्यान रखेंगे कितने वन वृत्त हैं? 6 वन वृत्त हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो है बिलासपुर वन वृत्त है। टोटल 6 वन वृत्त कौन कौन से हैं? एक तो आपका बिलासपुर हो गया, दूसरा सरगुजा, तीसरा रायपुर, चौथा दुर्ग, पांचवा कांकेर और छठवां जगदलपुर। तो ये 6 वन वृत्त है। मतलब कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो वन क्षेत्रफल के आधार पर भारत में तीसरे स्थान पर है ना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो हमारे यहाँ काफी वन है, तो पूरे छत्तीसगढ़ को 6 वन वृत्त में बांटा गया है। ध्यान रखेंगे, और जो वन वृत्त है उनके नाम भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पिछले किसी वीडियो में भी मैंने लिया था, थोड़ा सा उसमें अलग तरीके से पूछा गया था। उसमें क्या पूछा था? धान के बाद दूसरा सर्वाधिक रोपित फसल कौन सा है? उसमें रोपित पूछा था, रोपा जाने वाला। तो इसमें जो है अलग तरीके से पूछ दिया है। आंसर इसका वही है, मक्का। हमारे यहाँ सबसे मतलब ज्यादा जो लगाया जाता है वो है धान, उसके बाद दूसरे नंबर पर मक्का आता है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे रिपीट होता है, थोड़ा सा जो है चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन वही होगा, आपको बस समझने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया है? तो यहां से ना अब छत्तीसगढ़ी वाला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया है? तो कौन सा शब्द क्रिया है ये आप लोगों को बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो दिया है थोरकिन। थोरकिन का मतलब होता है थोड़ा सा। थोरकिन मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। तो ये क्या क्रिया है? नहीं है ना क्रिया। क्रिया मतलब क्या? जिसको मतलब ऐसा शब्द जिसमें किसी कार्य को करने का बोध होता हो, होने का बोध होता हो। हाँ, तो थोरकिन, थोरकिन मतलब क्या? थोड़ा सा। ये क्या होगा? विशेषण होगा क्या? क्या होगा आप लोग मुझे बताइएगा। थोरकिन मतलब थोरकिन मतलब हिंदी में थोड़ा सा, तो ये क्या चीज होगा बताइएगा। उसके बाद स्नान। स्नान मतलब स्नान करना, नहाना। नहीं नहीं, ये स्नान ना, ये कुछ और है, क्योंकि स्नान भी तो क्रिया है ना। इसको वैसे ये आंसर नहीं है। स्नान पता नहीं क्या है। स्नान का मतलब वैसे स्नान निकल रहा है, लेकिन अगर ये स्नान होगा तो वो भी तो एक क्रिया है। उसके बाद अगम जानी। अगम जानी ये पता नहीं क्या बोला जाता है, मैंने कहीं पढ़ा था अगम जानी के विषय में, आप लोग बताइएगा क्या है अगम जानी। और उसके बाद दिया है ओसाना। ओसाना मतलब होता है बिछाना, जैसे बिस्तर लगाना होता है ना, चादर बिछाना। तो ओसाना मतलब बिछाना। तो बिछाना एक क्रिया है। इसी को सीजीपीएससी 2016 का जो फॉरेस्ट वाला एग्जाम हुआ था उसमें इसी को आंसर लिया गया था। तो आप लोग मुझे बताइएगा स्नान क्या होता है और अगम जानी क्या होता है। तो क्रिया इनमें से कौन सा है? ओसाना मतलब कि बिछाना। अगला क्वेश्चन है, अरकट्टा। अरकट्टा का अर्थ है, अरकट्टा क्या होता है? तो देखो जैसा ऑप्शन दिया है उस हिसाब से तो लगता है कि ये सड़क वाला ही कोई चीज होगा। सड़क दिया है, गली दिया है, छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता। तो जो छोटा रास्ता होता है ना, उसी को बोला जाता है अरकट्टा। छोटा रास्ता को अरकट्टा। अगला क्वेश्चन है, हफ्ते बन के पथरा, फोरे घर के सील का अर्थ है। हफ्ते बन के पथरा मतलब कि ये जो है ना, मतलब इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा मेरे ख्याल से, मतलब हिंदी में बिल्कुल क्या बोला जाएगा इसको। हफ्ते बन के पथरा, फोरे घर के सील। सील मतलब ना जो पत्थर होता है ना, उसको भी सील बोलते हैं ना। सीला, सीला से ही सील निकला है। तो हफ्ते बन के पथरा मतलब कि हो सकता है इसमें ये बोल रहा है कि बन के पथरा, हफ्ते बन के पथरा। अच्छा, इसके ये मतलब होगा कि हफ्ते मतलब गिरना हो सकता है, बन मतलब जंगल, जंगल में किसी पत्थर के टोकर से गिर गए और घर में आकर के जो सील है, जो सिलबट्टा है जिसमें चटनी वगैरह पीछा जाता है, उसको फोड़ रहे हैं। ये इसका कुछ मतलब होगा मेरे ख्याल से। आप में से अगर किसी को इसका मतलब पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से यही मतलब होना चाहिए कि वन में या फिर रास्ते में किसी पत्थर की ठोकर खा करके गिर गए और घर में आए और घर में जो सिलबट्टा रखा हुआ है चटनी पीछने वाला, उसको फोड़ रहे हो। मतलब कि किसी दूसरे पत्थर के कारण आप गिरे, उस पत्थर से ठोकर खा के सड़क में पड़ा हुआ, और घर में आए बेचारा जो सिलबट्टा पड़ा है वो कुछ नहीं करता है, वो उल्टा पीस के खिला रहा है, उसको फोड़ रहे हो। तो ये इसका मतलब है। तो इसका क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। लड़ाई करना, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, जानबूझकर गलती करना या धोखा देना। तो इसका क्या अर्थ होगा? किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। मतलब देखो आप जो है सड़क में चल रहे थे, जंगल में चल रहे थे, वहां कोई पत्थर पड़ा था, उससे टकरा करके आप गिर गए और घर पहुंच रहे हो, और जो सिलबट्टा
बेचारा उसने कुछ किया नहीं और उसको फोड़ रहे हो, किसी का गुस्सा किसी और पे उतारना। तो ये इस मुहावरे का अर्थ होगा। मेरे ख्याल से ये मैंने बिल्कुल सही अर्थ निकाला, हालांकि मुझे पता नहीं था इसका अर्थ। आप लोग बताइएगा मैंने इसका सही अर्थ बताया या नहीं। वैसे आंसर इसका यही है, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। घर में भी होता है ना, जैसे कि आपके जो पापा है ऑफिस में मान लो उनके बॉस के साथ कुछ हो गया, कहा सुनी हो गया, या कुछ काम को लेकर के कुछ हो गया, घर में आकर वो मम्मी पे चिल्लाएंगे, आप पे चिल्लाएंगे, मम्मी बोलेगी कि आप फालतू में चिल्ला रहे हो, इस टाइप से। तो वही किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुआ हमर संगवारी, ये एक रचना है, तो इसके रचनाकार कौन है? पहले हम लोग थोड़ा सा शब्द समझ लेते हैं। देखो सुआ मतलब क्या होता है? तोता। सुआ नृत्य प्रचलित है ना, दीपावली समय करते हैं सुआ, तरी हरी नाना मोर सुआगा वाला। तो सुआ मतलब क्या होता है? तोता। और हमर मतलब हमारा, संगवारी मतलब मित्र, तोता हमारा मित्र है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो लखनलाल गुप्त जी सुआ हमर संगवारी के रचनाकार है, लखनलाल गुप्त। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की पुस्तक शुशक, पुस्तक पढ़ रहा था मैं, माफी चाहूंगा, शुशक है ये। तो डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की शुशक झन कुकरी सुरताले निम्नलिखित में से क्या है? तो पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी की कोई रचना है, शुशक झन कुकरी सुरताले। तो शुशक झन कुकरी सुरताले, तो ये क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है कि कविता है? ये आपको बताना है। तो क्या है ये? तो ये जो है कहानी है, शुशक झन कुकरी सुरताले। ये क्या है? एक कहानी है, ध्यान रखेंगे, एक ये कहानी है, शुशक झन कुकरी सुरताले। एक कुर्री के प्रति भी है ना, एक कोई तो रचना है कुर्री के प्रति, शायद मुकुटधर पांडे जी की रचना है शायद ना, कुर्री के प्रति। बताइएगा कुर्री के प्रति किसकी रचना है? तो ये शुशक झन कुकरी सुरताले, ये डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया एक कहानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थक का बोध कराता है? निश्चयार्थक का बोध कौन सा शब्द करवाता है? तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है का, ला, हर, के। तो यहाँ जो है आंसर हर को लिया गया है, मतलब कि जो हर है वो निश्चयार्थक शब्द है ये हर। तो कारक है, तो निश्चयार्थक शब्द है हर। तो ये किस टाइप से होगा मैं शायद इसको अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, इसको थोड़ा सा देखा जाए, आप लोग बताइएगा। वैसे आंसर इसका हर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा होता है ना, अलग अलग समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक। तो इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा है? तो पहला दिया है चाउर। चाउर मतलब होता है चावल, और चावल जो है एक क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है ना, चावल पदार्थवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि चावल एक पदार्थ है। उसके बाद डोली, डोली भी एक प्रकार का पदार्थ है। ये प्यास, प्यास एक क्रिया है ना। बर्दी, बर्दी जो है ना, जो झुंड है ना, उसको बर्दी बोला जाता है ना। आप लोग बताइएगा। वैसे मेरे ख्याल से ये बर्दी झुंड को ही बोला जाता है, जैसे कि बकरियों का झुंड, गाय बैलों का झुंड, तो इसी को क्या बोला जाता है? बर्दी। और जो गाय बैलों का झुंड है वो क्या है? एक समूह है। तो समूहवाचक संज्ञा आपका बर्दी। अगला क्वेश्चन है, माई पिला में कौन सा समास है? माई पिला, माई पिला का मतलब होता है पूरा परिवार, पूरा परिवार। माई पिला, माई मतलब माता, पीला मतलब बच्चे, तो माता और उसके बच्चे, तो पूरा परिवार माई पिला का मतलब। तो इसमें कौन सा समास है माई पिला में? ये आप लोगों को बताना है। इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तो समास भी पूछा जाता है। देखो जो सीजीपीएससी है ना, वो इस टाइप की चीजें उतना नहीं पूछता है, वो ना अर्थ वाली चीजें ज्यादा पूछता है। कोई आपको शब्द दे देगा, मुहावरा दे देगा, या रिक्त स्थान दे देगा, जनउल्ला दे देगा, वो ज्यादा पूछता है। बाकी थोड़ा सा ग्रामर जो है वो भी पूछता है। मतलब जो सीजीपीएससी का जो आपका प्रीलिम्स वाला जो एग्जाम होता है ना, उसमें थोड़ा सा व्याकरण से थोड़े से कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछता ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सीजीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि जो सीजी फॉरेस्ट वाला जो एग्जाम था उसमें तो भर भर के पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हीरालाल काव्योपाध्याय की छत्तीसगढ़ी व्याकरण को ग्रियर्सन ने किस वर्ष में छपवाया था? पहला चीज तो आपने ये याद रखना है कि जो हीरालाल काव्योपाध्याय हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा है। इनको जो है छत्तीसगढ़ का व्याकरणाचार्य बोला जाता है, साथ ही साथ इनको छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी बोला जाता है। और इनके द्वारा जो छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण लिखा गया था उसको किसने छपवाया था? ग्रियर्सन ने छपवाया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं प्रश्न की ओर कि
कब छपवाया था? तो 1890 में छपवाया था। कब? 1890 में छपवाया था ग्रियर्सन ने हीरालाल काव्योपाध्याय की छत्तीसगढ़ी व्याकरण को। आप लोग मुझे बताएंगे कि सन 1900 में क्या हुआ था? 1900 में भी कुछ प्रकाशित हुआ था, तो क्या प्रकाशित हुआ था आप लोग बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरुआ पत्रिका कहाँ से निकाला था? तो दुलरुआ ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा निकाला जाता था, तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो राजिम बोल रहा है, रायपुर बोल रहा है, धमतरी बोल रहा है, कंडेल बोल रहा है। तो ये जो दुलरुआ पत्रिका है ना, ये रायपुर के जेल से इन्होंने निकाला था। जब इनको जेल में बंद किया गया था ना, तब इन्होंने रायपुर जेल में रह करके दुलरुआ पत्रिका निकाला था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना यहाँ क्या करेगा, रायपुर भी दे देगा, साथ में अलग से जेल भी दे देगा, तो वहां आपको जेल टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरई में उपसर्ग है। चरई, तो जो चरई जो शब्द है ना, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, जो चरई है, चिड़िया को बोला जाता है चरई, मेरे ख्याल से। हाँ, माफ़ी चाहूँगा, ये नोटिफिकेशन आ गया, मैंने शायद डाटा ऑफ नहीं किया है। तो चरई में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखो, जो चरई है ना, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगर चरई चिड़िया को बोला जाता है तो चरई, तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो छत्तीसगढ़ी में पठान शब्द का प्रयोग किया जाता है किनके लिए? तो मुस्लिम लोगों के लिए। तो ये शब्द कहाँ से आया है? पश्तो भाषा से आया है, ध्यान रखेंगे, पश्तो। अगला क्वेश्चन है, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। हल को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? हल को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है नांगर। क्या बोलते हैं? नांगर। याद रखेंगे, हल को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है नांगर। अगला क्वेश्चन है, रंधनी खोली किसे कहते हैं? रंधनी खोली किसे कहते हैं? तो रंधनी खोली छत्तीसगढ़ी में रसोई घर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? रसोई घर, रंधनी खोली। वहीं भुजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला बोला जाता है, क्योंकि उनकी जो रसोई घर है वो लाल रंग से पुती हुई होती है, तो उसको बोला जाता है लाल बंगला। और छत्तीसगढ़ी में रसोई घर को रंधनी खोली कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है। लमचोची किसे कहते हैं? ये बड़ा मजेदार है, लमचोची। तो लमचोची किसे कहते हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़ी में ना लमचोची का मतलब जो निकलता है, जो यहाँ पर आंसर लिया है वो है लंबी चोंच वाली चिड़िया। क्या है? लंबी चोंच वाली चिड़िया, ये जो है आंसर लिया हुआ है। वैसे ना छत्तीसगढ़ी में लमचोची मेरे ख्याल से उन लड़कियों को भी बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा इसका उसका चुगली करते रहती है, उनको भी लमचोची बोलते हैं ना, हट लमचोची, इस टाइप का कुछ बोलते हैं ना, लमचोची कहीं की ऐसे। तो आप लोग बताइएगा क्या ये सही है? मतलब छत्तीसगढ़ी में जो ज़्यादा बातूनी लड़कियाँ होती है, जो ज़्यादा चुगली करती है, उनको लमचोची बोला जाता है शायद। वैसे यहाँ पर आंसर लिया हुआ है लंबी चोंच वाली चिड़िया। चोंची मतलब चोंच, लम मतलब लंबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी है ये, लुरकी किसे कहते हैं? लुरकी, लुरकी लौकी से लौकी मत लगा दीजिएगा, लुरकी लौकी एक टाइप का है तो ऐसे मत समझिएगा। और लुरकी लड़की ऐसे भी मत समझिएगा। लुरकी का मतलब होता है आभूषण। मतलब लुरकी जो है एक प्रकार का आभूषण है। ये मेरे ख्याल से कान या नाक में पहना जाता होगा, शायद नाक में पहना जाने वाला है, मैं कंफर्म नहीं हूं। तो लुरकी आभूषण है एक प्रकार का, ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ आज का ये जो 50 क्वेश्चन है, जिसमें 2 एक्स्ट्रा है, टोटल 52 क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई डाउट है, या मेरे द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उसमें आपको थोड़ा सा भी संदेह है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।